हुआ करता था। नाउ अभी आप लोगों के बैच के लिए, आप लोगों के प्रीवियस ईयर के लिए, असेसमेंट के लिए इट इज टैक्सेबल, ठीक है। सो अगर आप लोगों को डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम बैंक, नेशनलाइज बैंक और इंडियन कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन कंपनी, किसी से भी आप लोगों को मिल रहा है, इट इज नाउ फुल्ली तो टैक्सेबल। आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? रुको आ मैं रहा है सर। एक मिनट है, हेडफोन्स रिमूव करके ऐड करता हूँ, मे बी सम प्रॉब्लम। सेटिंग्स भी एक बार चेक कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक सो, कुछ होना तो चाहिए, इट्स फाइन, ऑल कूल। चलो हाँ, अब अभी आप लोगों के बैच के लिए एक्सक्यूज मी सर, बोलो ना। आपका आवाज नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या मेजरली? आवाज आ रहा है? नहीं सर, नो सर, आवाज आ नो सर, आवाज आ रहा है। शायद ना आपके उधर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, प्लीज चेक करो एक बार। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। करेक्ट। अभी आप लोगों को डिविडेंड मिला ना, डिविडेंड कहीं से भी हो, इंडियन बैंक से हो, नेशनलाइज बैंक से हो, कोऑपरेटिव बैंक से हो, इंडियन कंपनी से हो, फॉरेन कंपनी से हो, नाउ इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। ये हमेशा क्या होगा आप लोगों का? फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। सो डिविडेंड देखा तो उसको आप लोगों को सीधा फुल्ली टैक्सेबल करके लेना है, ठीक है। अब वो एग्जेम्प्ट वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। अब कैसे क्या आप लोगों का टैक्सेबल होगा वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ सम्स एंड ऑल मैं ढूंढ के दूंगा आप लोगों को, उसमें से हम लोग देखेंगे। पर अभी के लिए इतना याद रखो, डिविडेंड है मतलब फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। ये हो गया। विनिंग इनकम। विनिंग इनकम का मतलब क्या होता है? विनिंग इनकम का मतलब हो गया, समझो आप लोग केबीसी शो में गए, या तो आप लोगों ने कोई लॉटरी का टिकट परचेस किया, या तो फिर आप लोगों ने कुछ हॉर्स रेस एंड ऑल में बेटिंग, गैम्बलिंग या कुछ भी किया आप लोगों ने, तो ऐसा सब करके आप लोगों को वहां से इनकम मिल रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज, योर विनिंग इनकम। सो एनी काइंड ऑफ विनिंग इनकम आप लोगों को मिल रहा है, इट इज योर फुल्ली टैक्सेबल। या कुछ केबीसी शो से मिला, कुछ भी, कुछ लॉटरी टिकट से मिला, किसी से भी, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। नाउ विनिंग इनकम का जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट कब यूज होता है? जब उसका हम लोग टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तब। सो विनिंग इनकम का टैक्स रेट आप लोगों का एकदम फिक्स है। सो विनिंग इनकम का टैक्स रेट आप लोगों को दिया हुआ है 30%। सो 30% का टैक्स रेट जो होगा वो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है फॉर विनिंग इनकम, ठीक है। सो देन वट एवर विल बी द अमाउंट, दैट विल बी योर टैक्स, मतलब दैट विल बी योर टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। सो जैसे कि समझो आप लोगों को पता होगा सुशील कुमार सिंधे, उनके बारे में नहीं, सुशील कुमार इज नेम वो, सॉरी सॉरी सॉरी, सिंधे वो करेक्ट, सुशील कुमार यादव समथिंग ही वाज, जो केबीसी से 5 करोड़ रुपीज ही वॉन इन इवेंट, बिहार का जो पर्सन था। नाउ 5 करोड़ में से 30% का उन्होंने टैक्स पे किया, दैट इज योर 5 करोड़ का 30%, 1.5 करोड़। सो 1.5 करोड़ का उन्होंने टैक्स पे किया था, बचा हुआ 3.5 करोड़ ईयर टेकन विद हिम। तो बचा हुआ 3.5 करोड़ उनका था, 1.5 करोड़ का उन्होंने टैक्स पे किया था। सो दैट 5 करोड़ वॉज इज विनिंग इनकम। 5 करोड़ क्या था? उनका विनिंग इनकम, ठीक है। सो वो विनिंग इनकम के ऊपर 30% का उनका टैक्स आया। सो दैट 1.5 करोड़ वॉज इज टैक्स लाइबिलिटी, दैट वॉज इज टैक्स लाइबिलिटी, ओके। सो जो भी विनिंग इनकम होगा उसके ऊपर 30% का आप लोगों का टैक्स रेट है, ठीक है। ये हो गया डी डब्ल्यू। नाउ वी आर गोइंग फॉर आर। आर का मतलब क्या होता है आप लोगों का? रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम जैसे कि मैंने कुछ बुक्स लिखा, या फिर मैंने कोई वो जैसे कि कोविड का वैक्सीन एंड ऑल लोगों ने बनाया, सम पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, मूवीज एंड ऑल का कॉपीराइट्स एंड ऑल लोग बनाते हैं, ऐसा सब उन्होंने कुछ किया। सो जो भी बुक्स, पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ऑल है, उससे उन लोगों को रॉयल्टी मिल रहा है। सो दैट रॉयल्टी विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो रॉयल्टी भी आप लोगों का अदर सोर्सेज में आता है, रॉयल्टी इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दैट अदर सोर्सेज, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद है आप लोगों का एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद है आप लोगों का एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है आप लोगों को? कुछ भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके यू आर अर्निंग द इनकम। अगर समझो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप लोगों ने इंडिया में कहीं पे किया, इंडिया में, सो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। इंडिया में कहीं पे किया तो दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। लखनऊ, बैंगलोर, कोलकाता, कहीं से आप लोगों को
ये क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है, सो दैट इज योर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ये आप लोगों का फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। और अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, आउटसाइड इंडिया से, ठीक है, तो जैसे कि भूटान, नेपाल, वो सब मैंने एग्जांपल दिया, वहां से आप लोगों को एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है, ठीक है, तो दैट विल बी फुली टैक्सेबल। वो क्या होगा आप लोगों का फुली टैक्सेबल। सो एग्रीकल्चर इनकम आप लोगों को इंडियन लैंड से हो रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, और एग्रीकल्चर इनकम आप लोगों को आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो फुली टैक्सेबल, ठीक है, ये हो गया आप लोगों को। देन नेक्स्ट है एमपी, एमएलए, एमएलसीज, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लीजिस्लेटिव असेंबली, या फिर जो कॉर्पोरेट एंड ऑल जो होते हैं ना, नगर सेवक, देन ऑल द ग्राम पंचायत पीपल एंड ऑल एवरीवन। सो उनको दो टाइप का इनकम मिलता है, एक उनको मिलता है सैलरी और एक उनको मिलता है अलावेंसेस। एक उनको मिलता है सैलरी और एक इनको मिलता है अलावेंसेस। उस मैंने आप लोगों को इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ाते वक्त ही बोला था कि वट एवर दे आर रिसीविंग सैलरी, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। एनी काइंड ऑफ इनकम दे आर रिसीविंग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। सो दे यूजुअली गेट टू थिंग्स फ्रॉम देयर जॉब, मतलब जो भी उनका है एमपी, एमएलए, एमएलसी, दे गेट टू थिंग्स, एक तो उनको सैलरी मिलता है और एक उनको अलावेंसेस मिलता है। सर अलावेंसेस का मतलब क्या है? डीएनएस अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डिफरेंट 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 अलाउंसेस आप लोगों ने देखा हुआ। सो वो सब अलाउंसेस आप लोगों का है, ठीक है। सो अलाउंसेस मिलता है। सो अगर आप लोगों को सैलरी मिल रहा है, एमपी, एमएलए, एमएलसी को सैलरी मिल रहा है, तो वो आप लोगों का फुल्ली टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एमपी, एमएलए, एमएलसी को सैलरी मिल रहा है तो वो आप लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल होगा। बट सैलरी की जगह पे दे आर रिसीविंग द अलावेंसेस, डीएनएस अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और एनी काइंड ऑफ अलावेंसेस, वो आप लोगों का फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, आप लोगों ने अगर प्रिंट आउट शायद लिया होगा क्योंकि रात को ही मैंने सेंड किया, अगर नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करना, एम के ऊपर 2 लिख देना जब भी प्रिंट आउट लिखो लोगे, और एफ के ऊपर भी 2 लिख देना। ठीक है, एम पी, एम एल, एम एल सी तक हो गया। M2 में आप लोगों का है माइनर चाइल्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म कॉल्ड माइनर चाइल्ड? माइनर चाइल्ड का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है, बिलो 18। बिलो 18 जो एज, Below 18 years. करेक्ट करेक्ट, बिलो 18 एज वाले जो होते हैं ना, दोस पीपल इज कॉल्ड एज योर माइनर चाइल्ड। सो नाउ माइनर चाइल्ड को एनी टाइप ऑफ इनकम दे आर receiving any kind of income, so that is not taxable in their hands, क्योंकि उनके पास पैन कार्ड ही नहीं है। now they don't have पैन कार्ड, तो उन लोग इनकम टैक्स कैसे भरेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो इंस्टेंट ऑफ इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर चाइल्ड, डिपार्टमेंट क्या करता है, उनके पेरेंट्स के हेड में उसको क्लब कर देता है, उनके पेरेंट्स के हेड में। सो पेरेंट्स में मदर फादर दो है तो किसके साथ क्लब होगा? सो मदर का इनकम और फादर इनका इनकम, दोनों का इनकम हम लोगों को देखना है, जिनका इनकम ज्यादा होगा उसके साथ क्लब होगा। जैसे कि समझो मदर का इनकम है 10 लाख, फादर का इनकम है 12 लाख, तो किसका इनकम ज्यादा है? फादर का, तो फादर के साथ क्लब होगा। तो सेकेंड सिनेरियो समझो, मदर का इनकम है 22 लाख, फादर का इनकम है 20 लाख, तो किसके इनकम के साथ क्लब होगा आप लोगों का? 20, मतलब मदर की इनकम के साथ क्लब होगा, दैट इज 22 लाख, ठीक है। तो माइनर चाइल्ड को कोई भी टाइप का इनकम हो रहा है, दैट इनकम विल बी क्लब विद हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स में किसके साथ क्लब होगा? जिन जिन पेरेंट्स में दोनों में से जिनका इनकम ज्यादा होगा ना, उसके साथ उनका क्लब होगा, ठीक है। चलो, अब नाउ पॉइंट इज लाइक कि सबसे पहले कि सर माइनर चाइल्ड को इनकम कैसे होगा? सो यू माइट हैव सीन सो मेनी मूवीज लाइक वो बजरंगी भाईजान हो गया, तारे जमीन पर हो गया, ऑल दैट चाइल्ड आर्टिस्ट, सो दे आर वर्किंग इन दैट मूवी एंड ऑल, दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ इनकम। नहीं तो आप लोग वो एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल देखते होगे, जॉनसन जॉनसन, हगीज एंड ऑल दैट ऑल, वहां पे भी
चाइल्ड माइनर चाइल्ड ज्यादा है, दे आर गेटिंग इनकम फ्रॉम दैट एडवर्टाइजमेंट। फिर आप लोग देखते होंगे कि कॉलेज या सॉरी स्कूल्स एंड ऑल में दे परफॉर्म डांस परफॉर्मेंस या एनुअल डे में कुछ किया या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया तो दे गेट प्राइज मनी एंड ऑल। तो ये सब उनका सोर्स ऑफ इनकम है, दिस इज ऑल सोर्स ऑफ इनकम दे आर रिसीविंग। सो ये इनकम उनके एंड में टैक्सेबल नहीं हो सकता बिकॉज सेंडर इज रिकॉर्डेड। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग के बारे में बात करता हूँ, 2 मिनट दो हाँ मुझे। ये उनके हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकता है बिकॉज उनका जो ये इनकम है उनके पास पैन कार्ड नहीं है। तो उनके हेड में टैक्सेबल नहीं होके हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स के हेड में टैक्सेबल कर देते हैं, पेरेंट्स के हेड में क्लब कर देते हैं। अब पेरेंट्स के हेड में क्लब करके दे गिव वन स्मॉल एग्जम्पशन, स्मॉल बेनिफिट। कितने का आप लोगों का बेनिफिट है? 1500। समझो, पेरेंट्स के साथ हम लोगों ने क्लब किया, समझो 50,000 का इनकम मिल रहा था चाइल्ड आर्टिस्ट को, वो उनके मदर के साथ क्लब किया। तो 50,000 में से 1,500 हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। फिर बचा हुआ आप लोगों का 48,500 वो टैक्सेबल होगा, वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा होता है। सो जो भी इनकम माइनर चाइल्ड के साथ हम लोग क्लब कर रहे हैं उसमें से 1,500 माइनर चाइल्ड का जो भी इनकम हम लोग पेरेंट्स के साथ क्लब कर रहे हैं उसमें से 1,500 आप लोगों को एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट आप लोगों को टैक्सेबल करना। ठीक है, दैट इज देयर। ओके, रिकॉर्डिंग का ना लास्ट टाइम मुझे 2-3 मैसेज आया था, सो सॉरी, वो ना उसके बाद कुछ काम में मैं भूल गया। आज मेरे को रिकॉर्डिंग भेजना तो है बिकॉज ऑफिशियल ग्रुप में भेजना थोड़ा रिस्की टाइप हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, आप लोग लेक्चर एंड होते ही मेरे को मैसेज कर दो, नहीं तो फिर रात को 10 PM को मैसेज करो ना गाइस, दैट विल बी वेरी नाइस। 10 PM को मैसेज करो, थोड़ा काम मेरा कंप्लीट हो जाता है वो तब तक। तो आप लोगों को तुरंत मैं लिंक दे दूंगा और तुरंत लिंक देके मैं यहाँ से आप लोगों को ये भी दे दूंगा, क्या बोलते हैं, एक्सेस। सो इवनिंग को रात को 10 PM को मैसेज करो व्हाट्सएप पे। लास्ट टाइम में 2-3 लोगों का था मैसेज, सो सॉरी वो मैंने रिप्लाई नहीं किया उसके लिए। आप लोग प्लीज आज 10 PM को मैसेज करो, मैं तुरंत आप लोगों को लिंक दे देता हूँ पर्सनल मैसेज पे और तुरंत एक्सेस भी दे देता हूँ। ठीक है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, उसमें मेरे को जितना पता है लास्ट टाइम का मैंने अपलोड किया है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप लोगों के साथ ही चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, 3 अपलोड्स है देखो यहाँ पे। इसको डेट वाइज अरेंज किया है, 13, 19, 19 देखना पड़ेगा, 19 नहीं 11 तारीख का है और ये है 13 का है और दिस इज फॉर 18। ठीक है, आप लोग एक बार प्लीज मैसेज कर देना, आज 10 PM में करके देता हूँ आप लोगों को, पक्का करके देता हूँ। ठीक है, चलो हम लोग कहाँ तक आ गए, DW रामू, रामू में M तक आ गए। नाउ यू पे घूमना। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड। यूटीआई का मतलब क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो पहले जब म्यूचुअल फंड नहीं था तो उसके पहले आप लोगों का यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। तो जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड है वहां से आप लोगों को कुछ भी इनकम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि समझो, आई विल से हम लोगों को शेयर्स एंड सिक्योरिटी से डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड से भी कुछ आप लोगों को इनकम मिलता है। सो वो इनकम आप लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, बट दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 35। सो यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड से कोई भी इनकम मिला दैट विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 35। सो हम लोग रामू, DW रामू तक खत्म कर चुके हैं, यू तक। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अब मैं एफ पे आ रहा हूँ, फकीर में एफ। एफ में भी 2 पॉइंट है, F1 है, F2 है। F1 के आप लोगों का फैमिली पेंशन, फैमिली मेंबर्स को पेंशन अमाउंट मिल रहा है। अब देखो, अगर पेंशन अमाउंट एम्प्लॉय को मिला तो वो आप लोगों का इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होता है। और एम्प्लॉय के जगह पे समझो एम्प्लॉय का डेथ हो गया तो एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। ठीक है, सो एम्प्लॉय को मिला तो इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ एम्प्लॉय को मेंबर को मिलने के बाद, एम्प्लॉय के मेंबर को मिलने के बाद उन लोगों को अदर सोर्सेज में जैसे ही टैक्सेबल किया
तो सेम टाइम दे विल ऑल्सो गेट द एग्जाम्शन। कितने का एग्जाम्शन मिलेगा देखते हैं हम लोग। सो एग्जाम्शन में देखो आप लोगों को दिया हुआ है 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन कंपेयर विद 15,000 अमाउंट, दोनों में से विच एवर इज लोअर। 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एंड 15,000 अमाउंट, दोनों में से विच एवर इज लोअर। ठीक है, नाउ आप लोगों को समझो 42,000 का पेंशन मिल रहा है। कितना? 42,000। कितने का पेंशन मिला आप लोगों को? 42,000। तो 42,000 का कैलकुलेटर में 1/3 करो, 14,000। 14,000। और वो 14,000 को हम लोग कंपेयर करेंगे 15,000 के साथ। 14,000 को हम लोग कंपेयर करेंगे 15,000 के साथ, और दोनों में से हम लोग लेंगे विच एवर इज लोअर। दोनों में से हम लोग लेंगे विच एवर इज लोअर। सो दैट लोअर विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो भी लोअर होगा वो आप लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एग्जेम्प्ट होगा। सो फैमिली पेंशन जो भी मिला उसका 1/3, और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे 15,000 के साथ, और दोनों में से विच एवर इज लोअर, दैट लोअर विल बी एग्जेम्प्टेड। ऐसा आप लोगों का पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। आगे जाते हैं। फिर आप लोगों का F2 में देखो आप लोगों को क्या दिया है, फीस ऑन मीटिंग। फीस ऑन मीटिंग का मतलब है कि आप लोग जो है कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, तो आप लोगों को फीस मिल रहा है उसका। कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स आप लोगों ने अटेंड किया, तो आप लोगों को उसका फीस मिल रहा है। तो उसमें से अगर आप लोग एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, एनुअल जनरल मीटिंग, तो वो आप लोगों को फुल्ली एग्जेम्प्टेड। एनुअल जनरल मीटिंग अगर आप लोगों ने अटेंड किया तो वो आप लोगों का फुल्ली एग्जेम्प्टेड। बट अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे कि आप लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, ठीक है, ऐसा सब कुछ आप लोग अटेंड कर रहे हो, ऐसा सब कुछ अगर आप लोग अटेंड कर रहे हो और आप लोगों को कुछ फीस मिल रहा है, सो दैट इज योर फुल्ली टैक्सेबल। तो आप लोगों का हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, सो एनुअल जनरल मीटिंग अगर आप लोगों को अटेंड किया और आप लोगों को वहां से कुछ फीस मिल रहा है, that is fully exempted. Other than annual general meeting, any kind of meeting you're attending, like extraordinary general meeting, board meeting, auditors committee meeting या कोई भी मीटिंग, ठीक है, तो वो आप लोगों का फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये हो गया F1 एंड F2। ठीक है, यहाँ तक हम लोग गए। आगे जाते हैं। आगे आप लोगों का है ए से आप लोगों का आता है अवार्ड्स। ए से आप लोगों का क्या है? अवार्ड्स। दो टाइप का यूजुअली आप लोगों का अवार्ड है। ठीक है, तो दो टाइप का नहीं बोलूंगा मैं, तो चलो यहाँ पे इन लोगों ने बाइफोकेट करके दो बनाया उसको। एक होता है अवार्ड जो आप लोगों को किससे मिल रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन बी एनीवन, सेंट्रल, स्टेट, म्युनिसिपल अथॉरिटी, कोई भी। तो वहां से अगर आप लोगों को कोई अवार्ड मिल रहा है तो दैट इज योर फुली एग्जेम्प्टेड, हो जाएगा फुली एग्जेम्प्टेड। अदर देन गवर्नमेंट किसी से मिल रहा है तो वो हो जाएगा आप लोगों का फुली टैक्सेबल। ठीक है, जैसे कि समझो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप लोगों को अर्जुन पुरस्कार, भारत रत्न, खेल रत्न, ऐसा सब जो भी होता है आप लोगों का, वो सब वो भी अवार्ड ही होता है ना। तो ऐसे सब कुछ अवार्ड एंड ऑल आप लोगों को गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल, स्टेट या जो भी, तो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड फॉर यू। क्या होगा? ये आप लोगों का फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट सेम समझो आप लोगों ने कुछ अच्छा मार्क्स एंड ऑल स्कोर किया, तो इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को कुछ अवार्ड दिया, या यूनिवर्सिटी ने, आप लोग जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, मुंबई, पुणे, जो भी, उन लोगों ने कुछ आप लोगों को अवार्ड दिया, या आप लोग जो भी सोसाइटी में रहते हो वो सोसाइटी ने आप लोगों को कुछ अवार्ड दिया, तो दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। वो क्या हो जाएगा? आपका फुल्ली टैक्सेबल। सो इन केस ऑफ अवार्ड, गवर्नमेंट से अवार्ड्स मिलता है तो आप लोगों का फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अदर देन गवर्नमेंट किसी से मिलता है तो वो हो जाएगा आप लोगों का फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, डन। हम लोग सर फकीर में प्राइस मनी रहेगा तभी ना? सब कुछ प्राइज मनी, फिर ये ट्रॉफी एंड ऑल जो मिलता है ना, वो भी ट्रॉफी भी एसेट्स में आ जाता है ना आप लोगों का, तो उसको भी हम लोग उसको मतलब एसेट्स एंड ऑल में कंसीडर करके वो भी इनडायरेक्टली टैक्सेबल हो जाता है। ऐसा प्राइज मनी तो सीधा सीधा इनकम है, यू विल गेट दैट टैक्सेबल। सर प्राइस बोलो। मनी कैश में मिला तो? प्राइस मनी सीधा टैक्सेबल, कैश मिला तो? दैट इज आल्सो टैक्सेबल। सर उन लोगों आप को कैसे चलेगा प्राइस मनी मिला है? देखो ये जो पॉइंट होता है ना, कैश में मिला हम लोगों ने नहीं बताया, वो छोटे छोटे कामों में हम लोग इलीगल वे में कर सकते हैं। अभी हम लोग जो लाइफ देख रहे हैं ना, वो छोटा सा लाइफ है। मतलब मैं आप लोगों को ऐसा बोल रहा नहीं हूँ, मतलब बुरा नहीं मानना कोई, हम लोग नॉर्मल ट्रांजेक्शन देखते हैं आप लोगों को।
अब ये जो लोग होते बड़ा बड़ा जो कैश करते वो लिखा पढ़ी के बिना नहीं करते। सामने वाला जो है वो बुक में लिखेगा अपने बुक में, या अभी जो भी अवार्ड आप लोगों को कैश में दे रहा है वो अपना कुछ मेंटेन करता होगा ना, जैसे सोसाइटी ने दिया तो उन लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते होंगे, तो उसमें हम लोग लिख देते होंगे कि हाँ मतलब ये पर्सन का इतना इतना मार्क्स आया था करके, तो हम लोगों ने उसको प्राइज दिया। अब वही चीज वो अपने अकाउंट्स में भी बताएगा, अकाउंट्स में बताया तो समझो वहां का जो ऑडिटर है वो चेक करेगा तो उसको हिंट मिल जाएगा कि हाँ ये बंदे को इतना इनकम है। और समझो उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उसमें जब उन लोगों ने मतलब कोई भी ट्रस्ट एंड ऑल जो होगा वो लोगों को भी आईटी डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल करना होता है, तो वो डिपार्टमेंट के रिटर्न के थ्रू अगर किसी ने पकड़ लिया कि अरे हाँ मिस्टर ए करके पर्सन था उसको 50,000 का कैश मिला था, और उन लोग देखते हैं कि आपके रिकॉर्ड में ऐसे उन लोगों ने रैंडमली चेक किया कि हाँ मिस्टर ए के रिकॉर्ड में तो 50,000 का कैश का बाइफोगेशन ही नहीं है, चलो नोटिस भेजो। तो ये होने का चांसेस बहुत कम होता है, बट दिस इज ऑल द लीगल वे आई एम सेइंग। ऐसा समझे ना आप, जिन्होंने भी कैश का बोला पता कैसा चलेगा सर? यस। ओके ओके। So any award received from government exempted other than government fully taxable, ठीक है? हो गए कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, फकीर में ए तक आ गए। अब के पे आते हैं। के का मतलब क्या आप लोगों का, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। के का मतलब क्या आप लोगों का, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म कॉल्ड की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है आप लोगों का कि ऐसा पर्सन जो कंपनी के लिए मेन पर्सन है, की मैन है, उसको हम लोग बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है? तो जैसे कि समझो रिलायंस कंपनी के लिए मिस्टर मुकेश अंबानी सर इज द मेन पर्सन, उनके बिना कंपनी नहीं चल सकती। एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो समझो कोई एक छोटा सा फॉर्म एनोल है, वहां पे आप लोग बहुत साल से काम करते हो, ओके, तो आप लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाओगे क्योंकि फॉर्म आप लोगों का इनडायरेक्टली उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, आप लोगों का एक इंश्योरेंस लेके रखा है, एक अलग इंश्योरेंस जिसका नाम है की मैन इंश्योरेंस। अब वो की मैन इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि ये पर्सन कंपनी के लिए की मैन है। की मैन मतलब मेन मेन है। अगर इनको कुछ हो जाता है तो लेके चलो कि कंपनी को बहुत भारी नुकसान होगा, ऐसा। तो हम लोग बोलते हैं उसको की मैन इंश्योरेंस, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब समझो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जॉब ही छोड़ दिया, जॉब ही छोड़ दिया। तो अब ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो है किसको मिलेगा, एम्प्लॉयर को मिलेगा। की मैन इंश्योरेंस किसको मिलेगा, एम्प्लॉयर को, कंपनी को। तो कंपनी को अगर ये मिल रहा है आप लोगों का, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम, सॉरी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये हो गया। समझो जो भी एम्प्लॉई है ही गॉट एडमिटेड, उनको एडमिट करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम एक्सवाइजेड रीजन। सो ये केस में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट किसको मिलेगा, उनको ही मिलेगा डायरेक्टली। तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हो गया। देन एक मिनट, हाँ, देन अगर समझो उसका डेथ हो गया, जो भी पर्सन है की मैन, उनका डेथ हो गया, सो डेथ के बाद ये जो भी पैसे किसको मिलेगा, उनके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। जो भी पैसे किसको मिलेगा, उनके फैमिली मेंबर्स को। तो फैमिली मेंबर्स को अगर मिल रहा है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का फंडा बहुत क्लियर है। कंपनी को मिलता है तो पीजीवीपी, कंपनी के एम्प्लॉयर को मिलता है तो सैलरी, एम्प्लॉयर के फैमिली मेंबर्स को मिलता है तो अदर सोर्सेस। ठीक है, बोलो। और सर इसमें ये लाइफ इंश्योरेंस रहेगा सर, क्योंकि वो मेडिक्लेम में पैसा नहीं मिलता, मेडिकल में एडमिट हुआ। हाँ हाँ, मे बी काइंड ऑफ थिंग ओनली, कीप एन इंश्योरेंस पॉलिसी देखना पड़ेगा। मेरे को जितना पता है सब कुछ कवरेज होता है क्योंकि आजकल तो क्योंकि सर मेडिक्लेम पॉलिसी जो रहती है अभी कैशलेस हो गई, उधर जाने का सिर्फ भर्ती होने का और फिर पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो उसमें उससे कुछ इनकम ही नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट हो रहा है ना, इनकम नहीं हो रहा है, बट जैसे कि वो मेडिकल फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है तो हम लोग नहीं बोलते कि इनको बेनिफिट हो रहा है। और वैसे सर लेकिन उसमें क्या है, नॉमिनी रहता है, तो एक ही नॉमिनी रख सकते हैं, फैमिली मेंबर या एम्प्लॉयर। ऐसा भी है। चलो ठीक है, मैं हाँ देख लेता हूँ। तो इनडायरेक्टली लेके चलो कि जो भी अगर एम्प्लॉय के हैंड में कुछ इनकम आ रहा है रिलेटेड टू दिस, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक है,
और उनके डेथ के बाद फैमिली मेंबर को मिलता है तो वो आप लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आय पे आ रहे हैं हम लोग, फकीर में आय पे। सो आय का थोड़ा सा डिटेल में है। सो व्हाट आई विल डू बिफोर स्टार्टिंग टू आय, में आप लोगों का आर करता हूँ। आर क्या आप लोगों का रेंटल इनकम। आर क्या आप लोगों का रेंटल इनकम। आप लोगों को रेंट मिल रहा है ना। पॉइंट इज लाइक कि रेंट कहाँ से मिल रहा है आप लोगों को। समझो, रेंट आप लोगों को मिल रहा है हाउस प्रॉपर्टी से। सो उसका तो फंडा ही अलग है हाउस प्रॉपर्टी का। आप लोगों को पता है कि ये कंडीशन है हाउस प्रॉपर्टी का, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा सब कंडीशन उन लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी एक सबलेटिंग करके कॉन्सेप्ट है, पीजी पेइंग गेस्ट, मैंने आप लोगों को बताया भी है। सो हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम हो रहा है, ठीक है, और आपको ने वो हाउस प्रॉपर्टी के ओनर, मतलब सामने वाला पर्सन जो है वो कौन है, हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है। सो एनी काइंड ऑफ इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ओके, एंड यू आर द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो वो हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। अगर समझो आप लोगों ने जो आप लोगों का हाउस प्रॉपर्टी है उसको सबलेटिंग कर दिया। क्या कर दिया? सबलेटिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म कॉल्ड सबलेटिंग? वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है। सो एक मिस्टर ए है जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है। इन्होंने क्या किया है, 5,000 के रेंट पे मिस्टर बी को हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया। नाउ बी कौन है? हाउस प्रॉपर्टी का टेनेंट है, टेनेंट नंबर 1। तो बी ने क्या किया, इन रिटर्न वो हाउस प्रॉपर्टी सी को रेंट पे दे दिया। बी ने क्या किया, इन रिटर्न वो हाउस प्रॉपर्टी सी को रेंट पे दे दिया। कितने पे? 20,000। ओके, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे देखो, ए को 5,000 का इनकम है, इज द ओनर, वो चला गया। फिर बी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है क्या? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी से बी को इनकम है क्या? आंसर इज यस। बी ओनर नहीं है बट यस इन इनकम। कितना इनकम है? सी से कितना ले रहा है वो? 20,000, और ए को कितना पे कर रहा है? 5,000। सो नेट कितना बच रहा है उनको? 15,000। सो दैट 15,000 इज इनकम फॉर बी। ठीक है। अब ये कैसे होता है मालूम है? ये पीजी वाले लोग क्या करते हैं, रेंट पे ही लेते हैं। उसमें बेड एंड ऑल ऐड किया, लॉकर एंड ऑल ऐड किया, और वो जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको उन लोग रेंट पे दे देते हैं, पीजी पे दे देते हैं, पेइंग गेस्ट पे दे देते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है। सो अगर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी के ओनर है कोई, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अगर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है बट आप लोग किसी को रेंट पे देके इनकम अर्न कर रहे हो, जैसे कि बी सबलेटिंग वाला, सो इन दैट केस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट वाला आप लोगों का है अदर एसेट्स। अदर एसेट्स मतलब अदर देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी अदर टाइप्स ऑफ रिमेनिंग टाइप्स ऑफ एसेट्स अगर आप लोग क्या कर रहे हो, किसी को रेंट पे दे रहे हो, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब आप लोग किसी को रेंट पे दे रहे हो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। सो ये जो रेंट आप लोगों को मिलता है वो कौन से में टैक्सेबल होगा? दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो एनी अदर टाइप ऑफ रिमेनिंग एसेट्स अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, whether it is your whether it is your प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल फर्नीचर, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है। सो रेंट अगर हाउस प्रॉपर्टी से मिल रहा है नॉर्मल केस में, तो हाउस प्रॉपर्टी सबलेटिंग है तो अदर सोर्सेज, एंड एम्प्लॉई सॉरी और एनी अदर टाइप ऑफ रिमेनिंग एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड ऑल, वो सब उन लोग रेंट पे दे रहे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है। नॉर्मल केस है हाउस प्रॉपर्टी का तो हाउस प्रॉपर्टी, सबलेटिंग का केस है हाउस प्रॉपर्टी का तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एनी अदर रिमेनिंग टाइप ऑफ एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड ऑल, वो सब रेंट पे दे रहे तो वो भी आप लोगों का कहाँ पे जाएगा? अदर सोर्सेज। ठीक है। तो ऐसे कर करके हम लोग, अब आई और आर, आर भी हो गया जी। ठीक है, ये बचा हुआ है। तो हम लोगों ने डी डब्ल्यू रामू फकीर जी में ये हम लोगों का बचा हुआ है, एंड और कुछ नहीं। ठीक है, देख लेंगे हम लोग उसको आज के दिन नहीं, नेक्स्ट लेक्चर आराम से अच्छे से देख लेंगे। ठीक है।
सो रेंट में ओनर हो हाउस प्रॉपर्टी का तो हाउस प्रॉपर्टी सर ओनर, एक मिनट, ओनर नहीं हो सबनेटिंग है तो अदर सोर्सेज, और अदर रिमेनिंग एसेट्स कोई भी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड ऑल दे रहे हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बोलो क्या डाउट है? सर आपने बताया इनकम में इनकम ऑफ एग्रीकल्चर वो एग्जेम्प्टेड है, इसमें इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया वो इंडियन लैंड, टैक्सेबल है। करेक्ट करेक्ट, हाँ बोलो करेक्ट बोला, ठीक है चलो। हाँ सर, आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल कैसे हो गया? इंडिया का जो है ना एग्रीकल्चरल, उन लोगों को दे वांट टू गिव द बेनिफिट, और जो आउटसाइड इंडिया वाले लोग हैं ना उन लोग को बेनिफिट नहीं देना चाहते, इसके लिए उन लोगों का जो भी एग्रीकल्चर इनकम है दैट इज फुली टैक्स। सर इनकम फ्रॉम ओके। एग्रीकल्चर का एक नया चैप्टर है ना, उसमें है उसमें वो 5000 एंड ऑल का जो आप बोल रहे हैं ना वो है, तो वो बाद में प्रोविजन अप्लीकेबल होता है, इनिशियली हम लोग उसको एग्जाम लेके ही चलते हैं, तो लास्ट लास्ट में जब कंप्यूटेशन करेंगे ना तभी मैं ये वो कराऊंगा, डोंट नो, ठीक है सर चलो। हाँ बोलो। सर इसमें डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी हम लोग एग्जेम्प्ट अप टू 10 लाख लेते हैं ना? वो अमेंडमेंट आ गया अभी, वो कुछ चला गया। ओके। हाँ सर इनकेस ये एमसीक्यू आया और उसमें अमेंडमेंट का नहीं ऑप्शन दिया, तो फिर जूना ही लिखेंगे ना, क्योंकि ऐसा एक केस हो चुका है। हाँ, तो जो नहीं लिखना पड़ेगा तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। चलो हम लोग इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट इनकम अगर आप लोगों को मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम आप लोगों को कहाँ से मिल रहा है? गणपति केआरसी से। सो आप लोगों का क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट आप लोगों को मिला गणपति केआरसी से तो दैट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट, और अगर इंटरेस्ट आप लोगों का अदर अदर देन गणपति केआरसी से मिल रहा है तो वो केस में फुल्ली टैक्स है, ठीक है। नाउ गणपति केआरसी का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? गणपति केआरसी का फुल फॉर्म क्या है आप लोगों का? ठीक है, तो यहाँ पे दिया देखो, जी का मतलब है आप लोगों का गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, एन का मतलब है आप लोगों का नेशनल। अब एन में देखो तीन वेराइटी, डीएसपी, ठीक है, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये तीन आप लोगों का डीएसपी होगा। डी नेशनल डिफेंस बॉन्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है आप लोगों का पी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद आप लोगों का पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो यू विल गेट अ डिडक्शन। फिर है आप लोगों का ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, इफ यू नो 90 डेज के, 181 डेज के, 365 डेज के, ठीक है। तो ये बॉन्ड जनरल में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, वैसे ब्लॉक किया, वहां से मुझे कुछ भी इंटरेस्ट मिल रहा था, दैट इज ऑल्सो फुली एग्जाम्प्टेड, वो भी क्या होगा? फुली एग्जाम्प्टेड। पोस्ट ऑफिस में मैंने अकाउंट ओपन करके रखा है, सेविंग अकाउंट, पोस्ट आप लोगों ने सेविंग अकाउंट ओपन करके रखा है, सिंगल अकाउंट है तो जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है 3500 तक एग्जाम्प्ट है, और जॉइंट अकाउंट है तो 7000 तक आप लोगों का एग्जाम्प्ट है। इफ यू गाइस नो, पोस्ट ऑफिस में एक काउंटर बैंक का भी होता है, तो वहां पे आप लोगों ने अकाउंट ओपन करके रखा है, सेविंग डिपॉजिट करके रखा है, तो अगर आप लोगों को सिंगल अकाउंट है सेविंग का तो 3500 का एग्जाम्पशन लिमिट है, जॉइंट अकाउंट है तो 7000 ठीक है। चलो ये भी हो गया आप लोगों का। फिर केस है कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड, महाराष्ट्र में ही कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा एवरीवन सेज। सो कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन से आप लोगों को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज ऑल योर फुली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। डी डब्ल्यू रामू फकीर, आई में ही हम लोग, आई में गणपत पी के आर सी, आर का मतलब है आप लोगों का रिलीफ बॉन्ड, वो नहीं क्या सीएम रिलीफ बॉन्ड, पीएफ रिलीफ बॉन्ड एंड ऑल जो आता है, वो सब जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मुझे उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और उसके बाद आप लोगों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, गवर्नमेंट अलग अलग कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर आती है, तो अगर आप लोगों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम में से किसी में हो तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज ऑल फुली एग्जेम्प्टेड, तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? फुली एग्जेम्प्टेड, ठीक है।
सो अगर इंटरेस्ट आप लोगों को ये लोगों से मिल रहा है गणपत पीकेआरसी से तो फुली एग्जेम्प्ट है, अदर देन गणपत पीकेआरसी से मिल रहा है तो फुली टैक्सेबल। जी से गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, एन से नेशनल डिफेंस बॉन्ड, पेंशन स्कीम और आप लोगों का सेविंग सर्टिफिकेट। फिर बचा हुआ पी जो है गणपत का पी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टी ट्रेजरी बॉन्ड्स। फिर गणपत पी के पी से आप लोगों का है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट। फिर के से आप लोगों का कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन बॉन्ड। ओके, फिर आप लोगों को उसके आगे और क्या क्या दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है 3000 और अदर देन पोस्ट ऑफिस सॉरी 3500 और अदर देन दैट 7000 का एग्जम्पशन। रिलीफ बॉन्ड, सीएम रिलीफ बॉन्ड, पीएफ रिलीफ बॉन्ड, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी आप लोगों को एग्जम्पशन होगा, ठीक है, मतलब वो भी आप लोगों का एग्जाम्प्ट होगा। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम गवर्नमेंट का जो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी आप लोगों का एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है प्लीज रिप्लाई। सर डिविडेंड को आप एक बार समझा कि तभी लॉगिन नहीं होता, डिविडेंड क्या, एक बार वापस रिपीट करना सर। डिविडेंड फुल्ली टैक्सेबल है, कोई भी हो उसका सम करेंगे तो शायद आप लोगों को और बेटर वे में समझेगा, डोंट वरी। ओके, अभी के लिए याद रखो फुल्ली टैक्सेबल। ओके, नाउ गिफ्ट में हम लोग आ गए। सो गिफ्ट आप लोगों को जनरली मिलता नहीं होगा बट फिर भी ठीक है, देखते हैं हम लोग किसको एग्जाम्प्ट है किसको टैक्सेबल। अगर गिफ्ट आप लोगों को आई एम डॉक्टर हटला से मिल रहा है, किससे, आई एम डॉक्टर हटला, तो दैट इज ऑल यू फुली एग्जाम्प्टेड। आई एम डॉक्टर हटला का मतलब क्या है, आई इनहेरिटेंस, मतलब नहीं क्या, तो दे पीपल मेक पेपर एंड ऑल, इनहेरिटेंस। फिर आप लोगों का नेक्स्ट है एम मैरिज, शादी में किसी ने कुछ गिफ्ट दिया। फिर से आप लोगों का है डेथ, किसी के डेथ के वक्त किसी को कुछ आप लोगों को एज अ मतलब समझा ना, टोकन ऑफ लव करके दिया। रिलेटिव ने कुछ आप लोगों को गिफ्ट दिया है, ठीक है, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो उन लोगों ने कुछ आप लोगों को गिफ्ट दिया, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल बीएमसी एंड ऑल उन लोगों ने कुछ गिफ्ट दिया। सो एनी काइंड ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड, any kind of gift received from I am Dr. Hatla, that is all your fully exempted. I inheritance, M marriage, T death, H hospital, U university, T trust charitable trust होती है ना वो, और LA local authority, BMC, TMC और जो local authority वो आप लोगों को, ठीक है। सो आई एम डॉक्टर हटला से कुछ भी गिफ्ट मिलेगा फुली एग्जेम्प्ट, ये हो गया। एंड अदर देन आई एम डॉक्टर हटला से मिल रहा तो यू हैव टू चेक which kind of assets it is, which kind of assets, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी में आप लोगों को मिल रहा है, कैश मिल रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर आप लोगों को कैश मिल रहा है तो वहाँ पे लिमिट है 50,000, 50,000 तक कैश मिला तो लेके आ जा पूरा फुली एग्जेम्प्ट। 50,000 से ज्यादा मिला 60, 75, 80 ऐसा, तो दैट इज ऑल योर फुली टैक्सेबल, वो क्या हो जाएगा आप लोगों का फुली टैक्सेबल। ओके, तो कैश में अगर मैं आप लोगों के साथ काउंट कर रहा हूँ, तो कैश अप टू 50,000 तक आप लोगों को किसी ने एज अ गिफ्ट दिया फुली एग्जेम्प्टेड, मोर देन 50,000 दिया फुली टैक्सेबल। काइंड में दिया, काइंड मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो क्या चेक करने का, एफएमवी, एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, इन शॉर्ट मार्केट वैल्यू। और इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो क्या चेक करने का, एसडीवी, एसडीवी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। सो आप लोगों को काइंड में दे रहे तो देखो मूवेबल प्रॉपर्टी की इमूवेबल, मूवेबल है तो फेयर मार्केट वैल्यू लो, इमूवेबल है तो एसडीवी लो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो अगर समझो आप लोगों को 50,000 तक का मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी उन लोगों ने गिफ्ट किया अप टू 50,000, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। मोर देन 50,000 का किया तो फुल्ली टैक्स है, मोर देन 50,000 का किया तो फुल्ली टैक्स है, ठीक है। जैसे कि समझो कोई एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड आपका, इस सेट के देखो मैंने एक महीने टीवी लाया था, मैं आपको 2,000 रुपए का सेल कर रहा हूँ, आप बाहर जाओगे तो 20 का मिलेगा, ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ घर। तो उसने आप लोगों को यहाँ पे समझो 2 लाख का टीवी जो है 50,000 में आप लोगों को दे दिया, 2 लाख का टीवी 50,000 में आप लोगों को दे रहा है, तो 1,50,000 का बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2 लाख का टीवी उन लोगों ने आप लोगों को गिफ्ट किया है 50,000, मतलब 50,000 में दे दिया आपको, तो यहाँ पे देखो बेनिफिट हो रहा है, कितने का बेनिफिट हो रहा है, 1,50,000 का। सर आपने बेनिफिट कैसे कैलकुलेट किया, जो भी आप लोगों का प्रॉपर्टी का एफएमवी था उसको सेलिंग प्राइस के साथ माइनस करके देखा मैंने, तो जो गैप आ रहा है अगर वो गैप भी 50,000 तक के तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, मोर देन 50,000 है तो फुल्ली टैक्स।
50,000 तक है तो फुली एग्जेम्प्ट, मोर देन 50,000 है तो फुली टैक्सेबल। सो बोलने का पॉइंट है कि गिफ्ट के केस में 50,000 बॉर्डर है आप लोगों को, कैश हो, मूवेबल हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल के केस में अगर आपने कुछ पे किया है तो भी, इमूवेबल के प्रॉपर्टी के केस में भी कुछ पे किया है तो भी, तो जो भी आप लोगों को गिफ्ट मिल रहा है या कुछ पे किया है तो प्राइस डिफरेंस जो हो रहा है वो एफएमवी के साथ अप टू 50,000 है एग्जेम्प्ट, मोर देन 50,000 है टैक्सेबल। ठीक है, चलो गिफ्ट रिवाइज करते हैं। आई एम डॉक्टर एटलस से गिफ्ट मिला फुली एग्जेम्प्टेड, अदर देन आई एम डॉक्टर एटलस मिला फुली टैक्सेबल। ठीक है, अदर देन में कैश मिल रहा है अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट, मोर देन 50,000 टैक्सेबल। फिर आप लोगों का ये सब जो है मूवेबल एंड इमूवेबल, सो मूवेबल भी अप टू 50,000 तक है या बेनिफिट अप टू 50,000 तक है फुली एग्जेम्प्ट, मोर देन 50 है तो टैक्सेबल। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी एफएमवी के जगह पे आप लोगों को क्या लेना है, एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, चलो यहाँ तक मुझे आज पढ़ाना था। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है देखो, लिखा हुआ है शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग। इमूवेबल में क्या आता है, लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, वो सब। और एक और पॉइंट मुझे लिखना था, आप लोगों के नोटबुक में तो लिख ही दिया है, वो आप लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, लिखा है क्या आप लोगों ने? नहीं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता, सुनो। सबसे पहले तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है आप लोगों का, ये सब। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब है आप लोगों का। ठीक है, नाउ ये देखो आप लोगों का इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर आप लोगों का इनकम अलाउड है तो उसके सामने एक्सपेंसेस भी अलाउड होगा। जैसे कि समझो रॉयल्टी बुक मैंने लिखा तो उसके पीछे मुझे रॉयल्टी मिल रहा है, तो वो बुक लिखने के लिए मैंने कुछ पैसे भी खर्चा करे, प्रिंटिंग एंड ऑल का। तो समझो बुक लिख के मैंने 2 लाख रुपए अर्न किया, प्रिंटिंग एंड ऑल का मुझे 20,000 पे करना पड़ा। सो 2 लाख का इनकम अलाउड है तो उसके सामने एक्सपेंसेस भी अलाउड होगा, तो 2 लाख में से 20,000 माइनस करके 1,80,000 टैक्सेबल। फिर अगर आप लोगों का इनकम डिसअलाउड है तो उसके सामने एक्सपेंसेस भी क्या होगा, आप लोगों का डिसअलाउड। इनकम डिसअलाउड है तो उसके सामने एक्सपेंसेस भी क्या होगा, डिसअलाउड। मतलब सर समझो आप लोगों का एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडियन लैंड है, तो एग्रीकल्चर इनकम इंडियन लैंड से आप लोगों का एग्जेम्प्ट होता है ना, तो ये डिसअलाउड ही है। तो सेम वे वो इनकम को पाने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम इंडिया पाने के लिए आप लोगों ने जो भी खर्चा किया होगा, ट्रांसपोर्टेशन ये हो, तो वो हम लोग डिसअलाउड करेंगे, मतलब उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा। एंड लास्ट है विनिंग इनकम। विनिंग इनकम के सामने एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर। समझो मैंने आप लोगों का कोई केबीसी एनऑल का कुछ नहीं तो लॉटरी टिकट एनऑल मैंने 10,000 का परचेस किया, सामने वाला 1 लाख रुपीज का लॉटरी लग गया। सो क्या सर 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे, आंसर इज नो। विनिंग इनकम के सामने कोई भी एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर। क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर। ठीक है, चलो किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, जो भी थियरी हम लोगों का कंप्लीट हुआ है, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. 100% I know, but 20-30%. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नहीं है। So kindly share precious records. हाँ डन डन, सब भेजूंगा श्वेता, डोंट वरी। हाँ तो वो कोड याद रहेगा ना, DW रामो फकीर जी। फिर इंटरेस्ट में वो गणपत PKRC, और वो अपना गिफ्ट में आई एम डॉक्टर हटला, तो वो सब नोट्स में मैंने आप लोगों को लिख के दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे इसके सम्स करेंगे मॉड्यूल से। तो ये जितना पढ़ाना था ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, बाकी का इतना कुछ रिलेवेंट नहीं है, तो कुछ सम करते वक्त आया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो बोलो, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? No, sir. सर ये रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा ना? हाँ आप एक 10 PM के आसपास मैसेज करो ना, मैं आपको दे दूंगा। ओके 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 सर। चलो बाय गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।